हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अगला क्लास जो कि एक्चुअली एक्स्ट्रा क्लास है। सो नाउ वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास ओल्ड एनसीईआरटी। पुरानी एनसीईआरटी में कुछ काम के चैप्टर थे जो आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखेंगे। उनमें से एक चैप्टर है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। तो इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर को समरी में कवर करेंगे। दिस इज़ एक्स्ट्रा क्लास, क्लास 9th ओल्ड एनसीईआरटी। इसमें चैप्टर नंबर 9 हुआ करता था एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। लेट अस सी व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट। अच्छा, पहले एक पुराना कंसेप्ट देख लिया जाए। कॉन्ग्रुएंस के बारे में हमने पढ़ा था, सर्वांग समता, जो कि यूक्लिड के एक्सियम से इमेनेट होता है कि जब दो शेप्स एक दूसरे को पूरी तरह ढक लें या ओवरलैप कर लें तो वो पूरी तरह बराबर होते हैं साइज, शेप एंड डायमेंशन में। ट्राइंगल्स में हमने इसको कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी के रूप में समझा था। तो यहाँ पे एरिया से इसका रिलेशन ये है कि कॉन्ग्रुएंस इम्प्लाइज इक्वालिटी ऑफ एरियाज बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। दो कॉन्ग्रुएंट शेप्स का एरिया ज़रूर बराबर होता है, लेकिन अगर दो शेप्स का एरिया बराबर है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वे कॉन्ग्रुएंट भी हों, क्योंकि एक एरिया को आप कई तरह से इनक्लोज कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इवन नेसेसरी कि वो दोनों शेप्स एक ही फैमिली के हों। एक तरफ आप वही एरिया स्क्वायर में क्लोज कर सकते हैं तो दूसरी तरफ उसको सर्किल में भी क्लोज किया जा सकता है। तो कॉन्ग्रुएंस इम्प्लाइज इक्वालिटी ऑफ एरिया बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। यहाँ पर आपको दो रेक्टेंगल दिए हैं, एक 9x4 है और एक दूसरा स्क्वायर है 6x6। दोनों का एरिया 36 है, लेकिन आप देखें इट इज़ क्वाइट क्लियर विजिबली कि ये दोनों शेप्स बिल्कुल भी आइडेंटिकल या कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इक्वालिटी ऑफ एरिया डज नॉट इम्प्लाई इक्वालिटी ऑफ शेप्स या कॉन्ग्रुएंस, बट if the shapes are congruent then their area has to be equal because they will superimpose completely. इसके आगे एक बेसिक सी थ्योरम है कि जब एरिया के क्वेश्चन किए जाते हैं तो दो प्लेन रीजन्स के एरिया को आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो जो टोटल एरिया है यहाँ पे टी दिखाया है, इसके दो कंपोनेंट रीजन्स हैं, एक ग्रीन वाला पी है और एक ऑरेंज वाला क्यू है। बेसिकली एक रेक्टेंगल और सेमी सर्कल को मिला के एक कंपाउंड शेप बनाया गया है। तो उस कंपाउंड शेप का एरिया T इज इक्वल टू एरिया ऑफ P प्लस एरिया ऑफ Q। इफ अ प्लेनर रीजन इज फॉर्म्ड बाय फिगर T is made up of two non-overlapping planar regions formed by figures P and Q, then area T is equal to area P plus area Q। ध्यान रहे यहाँ पे ये दोनों regions overlapping नेचर के नहीं हैं और इनके बीच कोई गैप भी नहीं है। तो इस दशा में आप सीधे सीधे ऐड करके रिजल्टेंट फिगर का एरिया निकाल सकते हैं। ये छोटी सी थ्योरम थी, इसको आप ध्यान रखें। इसके बाद हाँ, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है फिगर्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कुछ ऐसे रेक्टेंगल्स या पैरेललोग्राम्स या क्वाड्रिलेटरल्स देखे जाएंगे जिनका बेस सेम है और वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही बने हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा डीपली। जैसे इस डायग्राम में आप देखें, नोट दैट ट्राइंगल PCD एंड पैरेललोग्राम ABCD स्टैंड ऑन सेम बेस DC, जो कि ब्लैक से एक थिक लाइन बनाई हुई है। इस DC बेस पे ही पैरेललोग्राम ABCD भी बना है और ट्राइंगल DPC या PCD भी बनाया गया है। एंड दे लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस AB पैरेलल DC। ऊपर की ब्लू लाइन है AP या AB और नीचे की पैरेलल लाइन DC। तो इनके बीच में ये दो शेप बने हैं, इनको आप थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो फिगर्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ये आपको डीपली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं एरिया के, इसको हम आगे देखते हैं। थ्योरम है पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यहाँ पे आपको दो पैरेललोग्राम दिए हैं ABCD और EFCD। ध्यान दें, इन दोनों पैरेललोग्राम्स का बेस DC सेम है और ये दोनों ही लाइन AF और DC के बीच बनाए गए हैं। इस दशा में इन पैरेललोग्राम्स का शेप थोड़ा अलग है लेकिन एरिया सेम है। ये थ्योरम है एरिया ABCD इज इक्वल टू एरिया EFCD। एरिया को इस तरह से लिखा जाता है AR फिर ब्रैकेट करके उस पॉलीगन का नाम और उसी क्रम से दूसरे पॉलीगन का नाम EFCD लिखा गया है। हिंट फॉर प्रूफ ये है कि ट्राइंगल DAE और
CBF आर कॉन्ग्रुएंट हैविंग इक्वल एरिया। अब ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है ये आप ट्राइंगल वाले चैप्टर से कर सकते हैं, साइड एंगल साइड शायद लगेगा इसमें। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके एरियाज बराबर हो गए, और हम एक एरिया इक्वेशन लिखते हैं, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ DAE प्लस एरिया ऑफ CBF इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। ये हमने इक्वेशन एक्चुअली पिछली थ्योरम से डिराइव की है, जो भी हमने ये वाली देखी थी, थ्योरम ऑफ एरियाज, जिसको हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। ध्यान से देखें, पैरेललोग्राम ABCD के एरिया में, ABCD के एरिया में अगर ट्राइंगल DAE को माइनस कर दें और CBF को ऐड कर दें तो ये पैरेललोग्राम शिफ्ट होके बन जाएगा EFCD। लेकिन इस इक्वेशन में चूंकि DAE और CBF कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो DAE और CBF एरिया एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बीइंग इन अपोजिट साइंस। तो मिलेगा हमको एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। ये प्रूव हो गया कि जब दो पैरेललोग्राम सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं और उनका कॉमन बेस होता है तो उनके एरियाज भी बराबर होते हैं। कन्वर्स भी ट्रू होता है, पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड हैविंग इक्वल एरियाज लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो इस तरह के पैरेललोग्राम अगर हैं और उनका एरिया बराबर आ रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं कि ये दोनों पैरेललोग्राम निश्चित रूप से सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ किए गए होंगे। फॉर पैरेललोग्राम्स ABCD एंड EFCD, एरिया ABCD is equal to area EFCD will imply AF is parallel to CD. Note that both quadrilaterals have to be parallelograms in the first place. हालांकि इस कन्वर्स का बहुत एप्लीकेशन नहीं होता है, मेनली ये थ्योरम काम आती है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। इसी प्रकार अब इसको एक क्वेश्चन के रूप में करके देखा जाए। इसी में एग्जाम्पल था, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड EFCD इज ए रेक्टेंगल, ऑल्सो AL इज परपेंडिकुलर टू DC, प्रूव दैट एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। पहला पार्ट तो बहुत आसान है, ध्यान दें ये रेक्टेंगल भी तो एक्चुअली एक पैरेललोग्राम ही होता है। रेक्टेंगल इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are equal or whose sides are perpendicular to each other, and in this case these two parallelograms have common base DC and they are drawn between two parallel lines EB and DC. Therefore clear cut पिछले थ्योरम के एप्लीकेशन से area of ABCD is equal to area of EFCD, both are parallelograms. Now area of EFCD एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया आपको पता है कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई ED इंटू DC या AL इंटू DC, क्योंकि AL एक्चुअली ED के पैरेलल एक लाइन है जो रेक्टेंगल के अंदर बनी है। तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा AL इंटू DC। अब चूंकि रेक्टेंगल का एरिया और पैरेललोग्राम ABCD का एरिया बराबर है तो पैरेललोग्राम ABCD का एरिया भी हो जाएगा AL इंटू DC, विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एनी साइड एंड द करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। पैरेललोग्राम की कोई भी एक साइड ले लीजिए और उसी साइड पे एक ऑल्टीट्यूड ले लिया जाए या उसकी ऑपोजिट साइड से डिस्टेंस ले ली जाए, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी साइड एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। देखें यहाँ पे प्रूफ किया है ABCD का एरिया DC इंटू AL है। DC पैरेललोग्राम की एक साइड हो गई और AL इस पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड से DC की डिस्टेंस हो गई या साइड DC पे एक ऑल्टीट्यूड हो गया। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए आप एक साइड पकड़ लें और उसी साइड की ऑपोजिट साइड से डिस्टेंस निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी साइड एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। इस सवाल से ये फॉर्मूला निकल के आता है। एग्जाम्पल 2, इफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स then prove that area of triangles is half of area of parallelogram। यहाँ पे हिंट यही है कि जैसे ट्राइंगल PAB है और पैरेललोग्राम DCBA है
तो पैलोग्राम डी सी बी ए के बराबर ही एक पैलोग्राम होगा जो इस ट्राइंगल को कंटेन करेगा एज हाफ ऑफ इट। कैसे? लेट, हाँ, ड्रॉ बी क्यू पैरेलल टू ए पी टू ऑब्टेन अनदर पैलोग्राम ए बी पी क्यू, ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी कंस्ट्रक्शन किया गया है। बी क्यू लाइन हमने ड्रॉ की है। नाउ पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी एंड ए बी सी डी are on same base AB and between same parallels AB and PC. Therefore, area of ABQP is equal to area of ABCD. यहाँ पे दो पैलोग्राम पहले गौर से देखिए, ABCD एंड ABQP, इन दोनों के एरियाज बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों ही पैलोग्राम सेम पैरेलल लाइंस के बीच बने हैं और इनका बेस AB सेम है। पहले तो ये प्रूव करना है। एरिया ऑफ ABQP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD. Now observe that area of triangle PAB is half of area of parallelogram ABQP. अगर पैलोग्राम ABQP को देखें तो उसका डायगोनल PB इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, ये हम पहले सीख चुके हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ट्राइंगल PAB का एरिया इस पैलोग्राम अपने पेरेंट पैरेललोग्राम PABQ का आधा हो जाएगा, इसलिए वो एरिया DCBA का भी हाफ हो जाएगा। एरिया PAB इज हाफ ऑफ एरिया ABQP बिकॉज डायगोनल PB डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, हैंस प्रूव्ड। यहाँ से बात प्रूव हो जाती है कि अब इसकी जगह कोई भी पैरेललोग्राम होता, जब तक वो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बना है तो उसका एरिया कांस्टेंट रहेगा और ट्राइंगल के एरिया उस पैरेललोग्राम के एरिया का आधा ही होगा, हैंस प्रूव्ड। Theorem 9.2, two triangles on same base or equal bases and between the same parallels are equal in area. ये आप पैरेललोग्राम के माध्यम से सीख सकते हैं। अगर दो ट्राइंगल हैं जो सेम बेस पे बने हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स देन दे विल हैव इक्वल एरिया। इस थ्योरम का बहुत इस्तेमाल होता है, स्पेशली फिजिक्स में देखें, साइंस में। मोशन देखें, एप्लीकेशन इन फिजिक्स कैसे होगा। एक बर्ड है जो ग्राउंड के पैरेलल फ्लाई कर रही है, अभी पॉइंट सी पे है, और ग्राउंड पे दो पॉइंट्स हैं, दो ऑब्जर्वेशन स्टेशंस हैं ए और बी। बर्ड सी इज फ्लाइंग पैरेलल टू ग्राउंड, ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। ट्राइंगल ABC will have constant area. Wherever bird moves on this line which is parallel to the line joining the 2 points AB, and of course these two lines have to be in same plane because we are talking about 2D geometry. तो जब तक ये शर्तें पूरी हो रही हैं तो बर्ड कहीं भी हो, आगे पीछे जाए या वर्टिकली अबव आ जाए ए के, या वर्टिकली अबव बी के आ जाए, या ए और बी के बीच में आ जाए, सिमेट्रिकली बीच में आ जाए, तो जो ट्राइंगल बन रहा है इसका पेरीमीटर चेंज होता जाएगा, ये आगे जाके पतला सा होता जाएगा, लेकिन इसका एरिया सेम रहेगा। थोड़ा ऐसे देखिए कि जैसे जैसे बर्ड दाईं तरफ जाएगी वैसे वैसे ट्राइंगल थिन होता जाएगा, लेकिन इसकी साइड लेंथ CA और CB बढ़ती जाएंगी। ट्राइंगल थिन हो रहा है लेकिन साइड लेंथ CA CB बढ़ती जा रही हैं, तो हीरो फार्मूला से वो एरिया कांस्टेंट ही निकल के आएगा। आप चाहे तो 2-3 इसकी पोजीशन C की लेके देखिए और कैलकुलेटर की मदद से और हीरो फार्मूला की एप्लीकेशन से इन ट्राइंगल्स के एरियाज निकाल के देखिए। जब तक ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं ये एरिया बराबर ही आएगा। आप ग्राफ पेपर पे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कीजिए और पॉइंट C की 2-4 पोजीशंस लेकर ट्राइंगल CAB, ए और बी को फिक्स कर दीजिए, इसका एरिया निकालिए, हीरो फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए और कैलकुलेटर के प्रयोग से ये एरिया हमेशा बराबर आएगा, कांस्टेंट आएगा, जहाँ भी बर्ड होगी जब तक वो इस पैरेलल लाइन पे फ्लाई कर रही है जो कि ग्राउंड के पैरेलल है और ग्राउंड वाली लाइन के सेम प्लेन में आती है, तब तक ये एरिया सेम आएगा। एप्लीकेशन इन फिजिक्स यू कैन से नोट दैट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल मे लाई आउटसाइड। ये कॉमनली बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, जब वो ट्राइंगल को देखते हैं तो उसकी जो ऑल्टीट्यूड होती है हमेशा मानते हैं कि वो अंदर ही होगी, ऐसा नहीं है, ऑल्टीट्यूड बाहर भी हो सकती है। मीडियन ऑलवेज लाइज इनसाइड, एंगल बाइसेक्टर ऑलवेज लाइज इनसाइड, बट ऑल्टीट्यूड which is a perpendicular line from a vertex to the opposite side
can also lie outside, especially in an obtuse angle triangle. The altitude not passing through the obtuse angle lies outside the triangle. समझिए इस बात को और इसके ज्योमेट्रिकल मायनों को। कोई ट्रायंगल अगर अधिक कोण त्रिभुज है तो उसके ऑब्ट्यूज एंगल से न गुजरने वाला ऑल्टीट्यूड उस ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा। ये ऑल्टीट्यूड जो ब्लू डॉटेड एरो है, ये भले ही ऑपोजिट साइड पे नहीं गिर रहा, लेकिन इसकी एक्सटेंडेड कोलिनियर लाइन पे जरूर आ रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो ऑल्टीट्यूड है तो इस पे ही गिरेगा, वो इसके बाहर भी हो सकता है, बट इसकी कोलिनियर जो लाइन है, जो लाइन इस रेखाखंड को या लाइन सेगमेंट को कंटेन करती है, इस पे ही गिरेगा आके। तो एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल मे लाई आउटसाइड इट। ये एक ऑब्जर्वेशन है जो आपके काम का है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये ऑल्टीट्यूड बाहर हो गया तो ये इस ट्राइंगल को परटेन नहीं करता है, बिलोंग नहीं करता। ऐसा नहीं है। ये ऑल्टीट्यूड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऐसा होता है कि इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द ऑल्टीट्यूड नॉट पासिंग थ्रू द ऑब्ट्यूज एंगल लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। एंड देन एरिया का फॉर्मूला वही है, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस इररेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ ऑल्टीट्यूड। इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू एच इंटू लेंथ बी। वेदर दिस एच, इसका फुट इस बेस बी पे आए या ना आए, इसका फुट हमेशा इस बेस को कंटेन करने वाली लाइन पे आएगा, तो उस दिशा में बी की लेंथ वही रहेगी, बी ही रहेगी, और एच हाइट एच है। तो ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू हाइट इंटू बेस इररेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड। इसके बाद नोट दैट रेड लाइन इज कॉमन ऑल्टीट्यूड फॉर ट्राइंगल्स ए बी सी, ए बी एम, ए सी एम ऑन बेसिस रेस्पेक्टिवली ए सी, बी एम एंड सी एम। ये आपको ऑब्जर्व कराने के लिए डायग्राम बनाया है कि एक ट्राइंगल में आपने एक पॉइंट बेस में एम लिया, जिससे एक आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तो ऑल्टीट्यूड अंदर ही लाई करेगा, और ऑब्ट्यूज एंगल वाले में, जो कि एंगल ए एम सी ऑब्ट्यूज हो गया है, तो उसका ऑल्टीट्यूड बाहर हो जाएगा। नोट दैट रेड लाइन इज कॉमन ऑल्टीट्यूड, दिस ऑल्टीट्यूड इज कॉमन फॉर दिस ट्राइंगल बिकॉज दिस लाइन बी सी बेस हैज़ अ यूनिक परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑपोजिट पॉइंट ए, ऑपोजिट वर्टेक्स ए। Note that red line is common altitude for triangles ABC, ABM and ACM on bases AC, BM and CM respectively. Therefore, their areas can be calculated as area of triangle ABC हो जाएगा half into height into base, half into height into BC. Triangle ABM हो जाएगा half into height into base, half into H into BM. Area of triangle ACM हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, हाफ इंटू एच इंटू सी एम हो जाएगा। अब ध्यान दें, इन तीनों एरियाज के फिगर्स में हाफ इंटू एच, हाफ इंटू एच, हाफ इंटू एच तो कॉमन है। तो अगर इन तीनों एरियाज का रेशियो लिया जाए तो रेशियो आ जाएगा बी सी इज टू बी एम इज टू सी एम। नोट दैट एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ए बी एम एंड ए सी एम आर इन रेशियो बी एम इज टू सी एम। ट्राइंगल ए बी एम और ए सी एन, ए सी एम के रेशियो लिए जाएं तो वो आ जाएगा बी एम इंटू सी एम। मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इंटू इक्वल एरिया ट्राइंगल्स। अब अगर एम मिड पॉइंट होता तो लाइन ए एम मीडियन हो जाती, उस दशा में बी एम और सी एम बराबर होता, तो एरिया इनके 1:1 रेशियो में हो जाते, या फिर एरिया बराबर हो जाते। जब दो राशियां 1:1 में होती हैं तो उसको हम बराबर कहते हैं। बेसिक डेफिनेशन है रेशियोज की। मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरिया ट्राइंगल्स। तो अगर किसी ट्राइंगल को आपको एग्जैक्टली दो इक्वल एरिया पार्ट्स में डिवाइड करना है तो सिंपली किसी भी एक साइड की मीडियन ले लीजिए, आपको दो बराबर एरिया वाले ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। ये सिंपली यहाँ से निकल के आता है। नाउ स्टैंडर्ड रिजल्ट, areas of several triangles formed with collinear bases and common apices are in ratio of length of bases। वही बात हो गई जो ऊपर हमने तीन ट्राइंगल्स देखे थे। एरिया जो है उसमें केवल हाफ एच तो कॉमन आ रहा है, बस वेरिएशन बेस का हो रहा है। देखिए इन तीनों फिगर्स में यहाँ पे वेरिएशन केवल बेस में आ रहा है। तो जब आप रेशियोज लोगे इन एरियाज़ का तो हाफ इंटू एच तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेंगे केवल बेसिस की रेशियो। वही बात यहाँ कही जा रही है। अब दो की जगह हमने चार ट्राइंगल कर दिया, जनरलाइज कर दिया। एरियाज ऑफ सेवरल ट्राइंगल्स,
4 या 50 भी हों, सेवरल ट्राइंगल्स फॉर्म्ड विथ कोलिनियर बेसिस, उनके बेसिस कोलिनियर होने चाहिए, एंड कॉमन एपिसेस, उनकी एपेक्स कॉमन होनी चाहिए, जो शीर्ष है वो कॉमन होना चाहिए, और बेस कोलिनियर होने चाहिए, आर इन रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ बेसिस, एरियाज ऑफ सेवरल ट्राइंगल्स फॉर्म विथ कोलिनियर बेसिस एंड कॉमन एपिसेस आर इन रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ बेसिस। ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। तो इन दिस केस एरिया ऑफ दीज 4 ट्राइंगल्स आर इन रेशियो x:y:z:w, जहाँ x, y, z, w रेखाखंड जो इन 4 बेसिस के बराबर हैं की लेंथ है। By keeping these ratios equal, the area of parent triangle can be divided into 4 equal triangular parts. अब अगर किसी भी ट्राइंगल के बेस को हम 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दें ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, और उन पॉइंट्स को अगर हम एपेक्स से मिलाते जाएं तो हमको 4 ट्राइंगल मिल जाएंगे जिनके एरियाज बराबर होंगे। अब 4 की जगह 5 भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है। आपको बेस जिस अनुपात में डिवाइड करेंगे आपको ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो, कॉम्पोनेंट ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो भी वही निकल कर आएगा। सिमिलरली एनी नंबर ऑफ इक्वल एरिया ट्राइंगुलर पार्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम ए गिवन ट्राइंगल बाय डिवाइडिंग द बेस इन दैट मेनी इक्वल पार्ट्स। रिकॉल ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस। हमने पहले की क्लासेस में सीख रखा है, शायद ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के ज़्यादा कोर्स नहीं होते हैं, लेकिन पहले हुआ करता था जिसमें आपको किसी भी लाइन सेगमेंट के एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स करने का टास्क दिया जाता था, विच कैन बी डन बाय सिंपल स्केल एंड कंपस एंड रूलर। एनी नंबर ऑफ इक्वल एरिया ट्राइंगुलर पार्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम a given triangle by dividing the base in that many equal parts. Recall geometric construction मेरा फेवरेट एरिया हुआ करता था स्कूल डेज में। कंपस एंड रूलर, और वो जो रूलर होता है उसमें मार्किंग नहीं होनी चाहिए, उसको स्ट्रेट एज कहते हैं, स्ट्रेट एज। अनमार्क्ड रूलर होता है, स्ट्रेट एज होती है, और कंपस से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस किए जा सकते हैं। Any number of equal area triangular parts can be made from a given triangle by dividing the base in that many equal parts. So एग्जाम्पल के तौर पर एक बर्थडे का केक है जो ट्रायंगल के रूप में आया है, उसके अगर 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो उसके बेस को 10 बराबर भागों में बांट दीजिए, और फिर नाइफ़ को एपेक्स से मिलाते जाइए। जो नाइफ़ का कट लगाएंगे आप, उन पॉइंट से एपेक्स को मिलाते हुए कट लगाइए, तो जितने भी कॉम्पोनेंट ट्रायंगल्स बनेंगे वो कितने भी हों, अगर बेस को आपने बराबर भाग में बांटा है तो वो इनके एरियाज भी बराबर निकल के आएंगे। ये ट्रायंगल देखने में बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं है, आई एग्री। ये थोड़ा सा नॉन ऑब्वियस भी हो सकता है आपके लिए कि ट्रायंगल का शेप बिल्कुल आड़ा तिरछा आ रहा है, कहीं से कोई किसी पे ओवरलैपिंग नहीं होती। बट हाँ, जो शुरू में बात कही गई थी कि एरिया की क्वालिटी के लिए कॉन्ग्रुएंस अनिवार्य नहीं है। कॉन्ग्रुएंस होने के बाद एरिया बराबर हो जाता है, बट एरिया बराबर होने से कॉन्ग्रुएंस की उम्मीद करना गलत है, बेमानी है। तो वही बात कही जा रही कि ट्रायंगल के शेप पे मत जाइए, उसकी आत्मा समझिए। एरिया कहते हैं ना, भावनाओं को समझो। तो यहाँ पर अगर बेसेस बराबर हैं तो ट्रायंगल का शेप कुछ भी हो, अगर कोलिनियर बेस हैं और एपेक्स कॉमन है तो उनके एरियाज बराबर आएंगे। पेरेंट ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल एरिया ट्रायंगल्स बाय डिवाइडेड द बेस इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे 8 बनाए हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप ग्राफ पेपर पे ये एक्सरसाइज करते हैं और जो इसको स्क्वायर वाले खाने हैं उन्हें गिनते हैं तो आपको ये रिजल्ट समझ में आएंगे, दिखाई देंगे। तो आई वुड इंसिस्ट कि आप ये काम करके देखें, एक्सपेरिमेंटल DIY वाली मेथड को, उस फिलॉसफी को फॉलो करते चलें, ताकि आपकी लर्निंग गहरी हो। एक बार करके जो चीज़ सीख ली स्कूल में फिर वो हमेशा याद रहती है। तो ग्राफ पेपर पे 8 ना से ही 5 भाग कीजिए, एक रैंडम ट्रायंगल बनाइए और उसके 5 बराबर भाग कीजिए बेस के, और उनको जोड़िए शीर्ष से। तो 5 कॉम्पोनेंट ट्रायंगल्स के अंदर के स्क्वायर खाने गिनिए और आप पाएंगे कि एरिया पाँचों के बराबर ही आएंगे लगभग। डिपेंड्स हाउ एग्जैक्ट इज़ योर काउंटिंग, या वो जो कहते हैं लीस्ट काउंट वाली बात आती है। प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देख लिया जाए। इसी एरिया मेथड से क्लास में जो पुस्तक में जो चैप्टर है उसमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ डायरेक्टली नहीं दिया है, उसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ मैं, और आपको पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, बस हिंट दूंगा कि एरिया वाले कंसेप्ट को समझकर पाइथागोरस थ्योरम के वैसे तो कई सारे प्रूफ्स हैं,
अभी सिमिलर ट्राइंगल्स आएगा 10वीं क्लास में, तो उसमें सिमिलर ट्राइंगल्स का बड़ा अच्छा स्मार्ट सा एलिगेंट सा प्रूफ है। और ये पाइथागोरस थ्योरम का जो एरिया वाला प्रूफ है बड़ा भयानक सा दिखता है, थोड़ा डरावना सा दिखता है। तो इसे कैसे करेंगे शायद अभी नए करिकुलम में नहीं है, लेकिन देख लेना बेहतर होगा, विशेष रूप से जिन बच्चों को कंपटीशन देने हैं आगे जाकर। तो एक बार सरसरी निगाह से पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ एरिया मेथड से देख लिया जाए। प्रूफ नहीं दूंगा, बस आपको 3-4 स्टेप बताऊंगा जिसमें आपको खुद से संघर्ष करना है और प्रूफ समझना है। प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, द थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री, एरिया मेथड। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि राइट एंगल ट्राइंगल में बिगेस्ट साइड का स्क्वायर छोटी साइड के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी, देखिए इस मकड़ जाल को गौर से देखिए ज़रा, इसमें जो ट्राइंगल ए बी सी है उसकी बात हो रही है, उसके बाद तो जो चीज़ें हैं वो कंस्ट्रक्शंस हैं। ट्राइंगल ए बी सी में हमें प्रूव करना है कि साइड बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ए बी स्क्वायर प्लस साइड ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे किया क्या है, तीनों साइड्स पे स्क्वायर ही बना दिए हैं। साइड ए बी पे स्क्वायर बनाया है, साइड ए बी की मेजर लेके स्क्वायर ए बी एम एन बना दिया है। साइड ए सी की मेजर को साइड लेते हुए एक स्क्वायर बनाया है ए सी एफ जी, अब देखिए इन स्क्वायर्स को। और साइड बी सी को एक साइड लेंथ मानते हुए स्क्वायर बनाया बी सी ई डी। जो 3 स्क्वायर्स बन गए हैं रेस्पेक्टिवली 3 साइड्स पे, 2 परपेंडिकुलर साइड्स हैं ए बी और बी सी, और तीसरी बी सी हाइपोटेन्यूज है। अब प्रूफ करना है इस बड़े डब्बे का एरिया इन छोटे डब्बों के एरिया के टोटल के बराबर होगा। दैट इज वाई वी कैन से दैट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ साइड। बी सी स्क्वायर कहें या फिर एरिया ऑफ दिस डब्बा कहें बी सी ई डी, ए बी स्क्वायर कहें या फिर एरिया ऑफ दिस डब्बा कहें जो ए बी पे चल बैठा है। आप इमेजिन कीजिए एक ट्राइंगल है, इसमें 3 डब्बे चिपका दिए हैं आपने, स्क्वायरिश डब्बे चिपका दिए हैं, और करना यह है कि इसका एरिया बड़े वाले का डब्बे का एरिया 2 छोटे डब्बों के स्क्वायर डब्बों के एडिशन के बराबर होगा। इसे करने का जो तरीका है थोड़ा सा डिटेल्ड है, लेकिन 3-4 स्टेप में से हम करेंगे। आप बस स्टेप्स नोटिस करें और खुद से एरिया को अटेम्प्ट करें। पहला स्टेप, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एम सी इज एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया स्क्वायर ए बी एम एन। ट्राइंगल बी एम सी एक पतला सा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है बी एम सी, गौर से देखें बी एम सी, इसका एरिया है हाफ ऑफ स्क्वायर दिस डब्बा ए बी एम एन। बी एम सी का एरिया है ए बी एम एन के एरिया का आधा। क्यों? ध्यान दें लाइन एन सी और एम बी पैरेलल लाइन्स हैं। क्यों? क्योंकि ए बी पे स्क्वायर जो बनाया है तो एन ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और ट्राइंगल में तो ए सी भी परपेंडिकुलर ए बी है, तो दीज टू लाइन्स हैव टू बी कोलिनियर। कौन सी थ्योरम थी वो? लीनियर पेयर एक्सियम, कुछ वैसे ही है। तो लाइन एन ए सी, पॉइंट्स एन ए सी आर कोलिनियर एंड लाइन एन सी इज पैरेलल टू एम बी। नाउ एन सी और एम बी के बीच में कॉमन बेस एम बी पर स्क्वायर ए बी एम एन बना है और ट्राइंगल बी एम सी भी बना है। ये जो देख पाएगा वही इस थ्योरम के मर्म को समझ पाएगा। यही असली खेल है इस थ्योरम के प्रूफ में। आपको बस ये देख भर लेना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एम सी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी एम एन। जिसने ये देख लिया उसने प्रूफ समझ लिया। ये बस देखना है कि बेस एम बी पर स्क्वायर ए बी एम एन बना है और बेस एम बी पर ही ट्राइंगल बी एम सी बना है, बी एम सी बना है, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस एन सी और एम बी के बीच में बने हैं। तो अभी ऊपर थ्योरम देखी थी, इस दशा में ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होता है। यहाँ पर पैरेललोग्राम इत्तेफाक से एक स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एम सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी एम एन। ये पहला स्टेप हुआ। सिमिलरली आप देखें ट्राइंगल ए बी डी और रेक्टेंगल बी वाई एक्स डी और ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ भी वही फिनोमिनन हो रहा है। कॉमन बेस बी डी और पैरेलल लाइंस बी डी एंड ए एक्स के बीच बने हैं ट्राइंगल ए बी डी विच इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यस, एंड द रेक्टेंगल बी वाई एक्स डी। ये भी देखना है आपको इस पूरे चक्रव्यूह में से। जैसे अर्जुन ने मछली की सिर्फ आँख देखी थी, ये ताना माना ताम झाम नहीं देखना है आपको। अपनी दिव्य दृष्टि से, पैनी निगाह से, मैथमेटिक्स में ये चाहिए, ज्योमेट्री में स्पेशली आपको विजुलाइज करना है, डायग्राम्स को ऑब्जर्व करना है।
जितना फोकस कर पाएंगे डायग्राम्स के बीच की छुपे रहस्यों को, उतना अच्छा समझ पाएंगे आप, क्योंकि आपको इन द एंड थ्योरम्स अप्लाई करनी है। थ्योरम्स अप्लाई होती है किसी स्पेशल दशा में। उन कंडीशंस को आपको आइडेंटिफाई करना है अपने विजुअल ऑब्जर्वेशन से। ओनली देन यू कैन इन्वोक और अप्लाई दोज थ्योरम्स विच यू हैव लर्न इन थ्योरी पार्ट। स्टेप 2 है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी वाई एक्स डी। ये होते ही काम काफ़ी हद तक संपन्न होता जा रहा है। तीसरा स्टेप बहुत सुंदर, ट्राइंगल बी एम सी एंड ए बी डी आर कॉन्ग्रुएंट। यस, ए बी डी एंड बी एम सी आर कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल साइड, ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा। ए बी डी एंड बी एम सी आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड, वॉट एवर यू से। अब इसे आप करके देखें साइड एंगल साइड कैसे आता है। जो कॉमन एंगल है इन दोनों ट्राइंगल्स में, जो इक्वल एंगल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है 90 डिग्री प्लस एंगल बी। ये हिंट है। ट्राइंगल्स बी एम सी एंड ए बी डी आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपको देखना है। ये दोनों ही ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हैं। ऐसा लग रहा है कि बी एम सी को टिल्ट कर दिया जाए तो ए बी डी बन जाएगा। रोटेशनल सिमेट्री, सिमेट्री वाले आर्गूमेंट भी बड़े पावरफुल होते हैं। रिगरस प्रूफ के बिना भी अपने आप में उनमें काफ़ी वेटेज होता है। तो अगर आप उन आर्गूमेंट्स को भी इन्वोक कर पाएँ, यस, दैट प्रूफ विल बी एज वैलिड। जस्ट सी दैट बी एम सी एक जैसे नाइफ जैसा रखा है। बी एम सी अभी लेटा हुआ है, इसको आपने खड़ा कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया, तो ये ए बी डी बन गया। अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ज्योमेट्री भी आपकी पकड़ अच्छी है और भविष्य उज्ज्वल है। अदरवाइज आप कॉन्ग्रुएंट को इन्वोक करें साइड एंगल साइड रूल से, ट्राइंगल बी एम सी और ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। इनके कॉन्ग्रुएंट होते ही एरिया बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एम सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ दे आर हाफ ऑफ सम क्वांटिटीज। तो जब एरियाज बराबर हो गए लेफ्ट साइड से, तो उनके हाफ भी बराबर हो जाएंगे। When two quantities are equal, their halves are also equal। ये यूक्लिड का एक्सियम था। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी एम एन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी वाई एक्स डी। ये हुई शानदार बात। ये है की रिजल्ट इस थ्योरम के प्रूफ का। एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी एम एन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी वाई एक्स डी। यानी साइड ए बी पे जो डब्बा बना है ए बी एम एन, ये स्क्वायर डब्बा है, इसका एरिया हो गया बी वाई एक्स डी रेक्टेंगल के बराबर। आपने स्क्वायर के एरिया को रेक्टेंगल के एरिया में मैप कर दिया। लेफ्ट साइड के स्क्वायर के एरिया हो गया लेफ्ट पार्ट का रेक्टेंगुलर एरिया। सिमिलरली राइट साइड का स्क्वायर एरिया भी राइट साइड के रेक्टेंगुलर एरिया में मैप हो जाएगा इसी मेथड से, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कहते हैं। आपको बार बार वही प्रूफ नहीं करना है। आप लिख सकते हैं ऑन सिमिलर ग्राउंड्स एरिया ऑफ स्क्वायर ए सी एफ जी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी वाई एक्स ई। सिमिलरली कह के आप आगे बढ़ सकते हैं, पूरा करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वैलिड। बस फिर क्या था, फिर तो आपको स्टेप 6 में एरिया ऑफ स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ना है केवल, इन दोनों स्टेप्स को। एरिया ऑफ स्क्वायर ए सी एफ जी प्लस स्क्वायर ए बी एम एन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी वाई एक्स ई प्लस बी वाई एक्स डी, विच विल गिव यू ऑन राइट हैंड साइड एरिया ऑफ स्क्वायर बी सी ई डी। देखें, इसको नोट कर लें। आपने लेफ्ट साइड के स्क्वायर को लेफ्ट साइड के रेक्टेंगल के एरिया के बराबर दिखा दिया। फिर आपने राइट साइड वाले स्क्वायर को भी राइट रेक्टेंगल कंपोनेंट पार्ट को के बराबर दिखा दिया। अब जब इन दोनों को जोड़ोगे तो नीचे वाला स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर ही दोनों जुड़ जाएंगे। तो लेफ्ट स्क्वायर प्लस राइट स्क्वायर इज इक्वल टू बॉटम स्क्वायर, विच इज सम ऑफ टू रेक्टेंगल्स विच कंटेन इक्वल एरिया एज दैट ऑफ स्क्वायर्स। भाई लेफ्ट स्क्वायर को आपने लेफ्ट रेक्टेंगल बी वाई एक्स डी में मैप कराया, इक्वेट किया। राइट स्क्वायर को आपने राइट पार्ट वाले रेक्टेंगल वाई सी एक्स ई में इक्वेट कराया। और जब दोनों को जोड़ा तो इन दोनों को नीचे जोड़ने से, चूँकि हमको पता है हम एरिया जोड़ सकते हैं, अभी हमने थ्योरम देखी थी ऊपर, ये वाली ये छोटी छोटी बारीकियाँ ना इस तरह से काम आती हैं आगे पीछे। तो यूं ही बातें नहीं कही जा रही हैं, इन थ्योरम्स का बड़ा इस्तेमाल है। आप सीधे इस थ्योरम को इन्वोक जरूर करें अगर आपको प्रूफ में पूरे नंबर पाने हैं तो। देन यू कैन से दैट
आई हैव एडेड द एरिया ऑफ स्क्वायर्स एंड देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब ऐड होंगे तो बन जाएगा एरिया ऑफ बड़ा स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है। ये मैंने थोड़ा सा आपको बस शॉर्ट में बताया है। और जब एरिया इक्वल हो गया तो एरिया क्या होगा, ए बी इंटू ए बी इज प्लस ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू बी सी। हैंस प्रूव्ड। पाइथागोरस थ्योरम का मैंने शॉर्टकट में आपको प्रूफ दिखाया है। यही की स्टेप्स हैं, इसके आधार पे आप डिटेल प्रूफ लिखें। रिगरस प्रूफ को स्टेप बाय स्टेप जैसे लिखा जाता है विधि विधान से लिखें ताकि नंबर पूरे मिले। क्योंकि थ्योरम के प्रूफ को लिखने का तरीका होता है, उसका एक सिंटैक्स होता है। और स्कूल लेवल पे या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में थ्योरम की प्रूफ को बड़ा सैक्रोसैंक्ट माना जाता है। उस पर आपको स्टेप मार्किंग होती है। तो पूरे तरीके से इसका प्रूफ लिखें, खुद से प्रयास करें। ओके, एरिया वाले चैप्टर में इतना ही था। बाकी मैं ज़्यादा इसके क्वेश्चन नहीं करा रहा, थ्योरी पढ़ लेना ही पर्याप्त था। इस क्लास को यहीं समाप्त किया जाए और you should revise this concept and try to apply these things in questions if you may see in competitive exams. Okay, goodbye.